गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। आज की इस चर्चा में 50 डेज एमसीक्यू सीरीज आपके साथ शुरू किया गया है बैंकर्स बूस्टर के नाम से। ये सीरीज से हम सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, सारे ही सब्जेक्ट पर आपकी बातचीत होने वाली है। मैं फिर से आपको ये सारी बातें बता दे रहा हूं कि क्लासेस आपके साथ रेगुलर चलेंगी। अभी तक हमने जो बातचीत की थी वो मैकमिलन समरी सीरीज पर थी और मैकमिलन समरी सीरीज के थ्रू हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हमारा दायित्व ये बनता है कि हम एमसीक्यू पर ठीक से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब बहुत ज्यादा दिन आपके लिए बचे नहीं। रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट थी 21 अगस्त जेआईबी के लिए। तो आपने उम्मीद है अपनी तैयारी ठीक साथ शुरू कर दी होगी और जरूरी है कि आप एमसीक्यू पर भी प्रैक्टिस करें। इसलिए ये एमसीक्यू सीरीज आपके साथ स्टार्ट किया गया है ताकि आप एमसीक्यू के माध्यम से भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर सके और ठीक से आपको क्वेश्चन भी मिल पाए, सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन मिल पाए और पूरे सिलेबस को कवर कर पाए, एमसीक्यू पर आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए। तो मैं इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम पे आपसे रेगुलर मुलाकात करूंगा। इसके पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है मैकमिलन समरी सीरीज में। 45 यूनिट्स आपको कुल अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं और हर एक यूनिट पर मेरी एमसीक्यू के थ्रू भी आपसे बातचीत होगी, यानी पूरा सिलेबस हम एमसीक्यू के थ्रू भी कवर करेंगे। पिछली मुलाकात में कल इस सीरीज की शुरुआत की गई थी। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने मॉड्यूल ए की जो पहली यूनिट है उस पर एमसीक्यूज कर लिए हैं। हम मॉड्यूल वाइज चलेंगे, कोशिश मेरी होगी कि हम यूनिट वाइज भी चले ताकि आपको क्लास हमेशा के लिए याद रहे। इसलिए हम मॉड्यूल वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम मॉड्यूल ए पर बातचीत कर रहे हैं। डे 2 है, यानी आज ये दूसरा दिन है जिस पर मेरी बातचीत हो रही है आपसे। पिछली क्लास आप में से जिन्होंने नहीं देखी है वो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वो क्लास देख सकते हैं और लगातार मुलाकात होगी। जैसे मैंने पूरा कहा कि पूरा का पूरा सिलेबस आपके साथ कवर किया जाएगा इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से और चारों ही सब्जेक्ट पर आपकी क्लासेस चलेंगी। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, पीपीबी पर आपसे अरविंद शुक्ला सर बातचीत करेंगे और एफएम पर भी शुक्ला सर ही बातचीत करेंगे। एफएम पर आपसे अखिलेश सर बातचीत करेंगे और आरबीडब्ल्यूएम पर आपसे मुलाकात होगी भास्कर मिश्रा सर से। तो चारों ही सब्जेक्ट आपके यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले हैं डे 2 में, यानी जो आपकी यूनिट 2 है। मॉड्यूल ए की बहुत बेसिक सी यूनिट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी उस यूनिट का नाम है। इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, बहुत बेसिक सी यूनिट है वो, लेकिन वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार भी बना एक क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी क्वाइनरी ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये सब क्या है, यही इस टॉपिक में है। तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है। आज उसी टॉपिक पर हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा डिस्कशन करने वाले। बहुत इत्मीनान से सारी क्लासेस को देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। सेक्टर्स दिए गए, कुछ असल में एक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो सेक्टर है वो दिया गया। आपको जो करेक्टली मैच्ड है उसको आपको बताना है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में, टूरिज्म टर्सरी सेक्टर में और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च क्वाइनरी सेक्टर में, इनमें से कौन सा आपके लिए सही मैच्ड है। पहला दूसरा तीसरा केवल सही मैच है। बी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा है। सी कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी सारे के सारे सही मैच्ड हैं। डी कह रहा है पहला और चौथा। आंसर करिए भैया, क्या होगा इस पर दुरुस्त आंसर। वैसे सामान्य तौर पर जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो आपकी पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन अब आप 2 और नए सेक्टर्स पढ़ते हैं जिनमें क्वाइनरी और क्वार्टनरी सेक्टर है। क्वाइनरी और क्वार्टनरी सेक्टर अमूमन देखा जाए तो इसको हम ठीक तरीके से अगर देखें, अमूमन नहीं, इसको ठीक तरीके से देखें तो ये अलग से कोई सेक्टर नहीं है। वास्तव में ये जो आपका टर्सरी यानी जो सर्विस सेक्टर है उसी का एक्सटेंशन है। तो ये सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है, उसी का एक्सटेंशन इसको मानते हैं। तो कोई ऐसा कोई नया सेक्टर नहीं है। लेकिन अब आपको अपने सिलेबस में 5 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाइनरी और क्वार्टनरी। सारे सेक्टर्स यहां पर दिए गए, इनमें से कौन सा सही मैच है। सफिशिएंट समय आप लोगों ने ले लिया है। कोई निगेटिव मार्किंग आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, चाहे आप जीआईबी देने जा रहे हो चाहे आप डीबीएफ देने जा रहे हो। इसलिए बहुत इत्मीनान से आपको आंसर करना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोशिश ये करना है आपको कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बहुत स्लो अगर करेंगे तो शायद ना हो पाए। 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, इसीलिए हम एमसीक्यू पर आपके साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ताकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए और एमसीक्यू को आप एक बार में क्लियर कर पाए ना, समझ पाए और उसके पर आंसर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर। चल बड़े आगे भैया, आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है और कई बार हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर ही बोल देते हैं। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में है, सही मैच है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में, और कई बार सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं या इंडस्ट्री सेक्टर भी सेकेंडरी सेक्टर को बोला जाता है। टूरिज्म टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवाओं में आता है टूरिज्म। और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च क्वाइनरी सेक्टर में आ रहा है। क्वाइनरी सेक्टर को हम नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो सारे के सारे सही मैच है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया भैया, गाजे बाजे के साथ सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच इंडियन पॉलिसी पीरियड सॉ द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी डोमिनेंस इन जीडीपी। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी इंडियन पॉलिसी पीरियड के दौरान, किस समय अवधि के दौरान जो हमारा शिफ्ट था वो प्राइमरी से टर्सरी की तरफ हुआ, यानी जीडीपी में हमारा जो डोमिनेंस पहले प्राइमरी था अब वो टर्सरी पर शिफ्ट हो गया। ऐसे कौन से इकोनॉमिक पीरियड में आप देखते हैं 1951 से 1965 तक, जो नेहरूवियन प्लानिंग जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब जी, उनके समय में जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, या 1965 से 1980 के दौरान जब ग्रीन
ग्रीन रेवोल्यूशन एरा आया 1980 से 1991 के दौरान, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए, या पोस्ट 1991 एलपीजी रिफॉर्म, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से कौन सा वो इकोनॉमिक पॉलिसी पीरियड है भैया जिसमें हमारा जीडीपी में जो डोमिनेंस था वो टर्सरी सेक्टर पर बढ़ गया, डोमिनेंस टर्सरी डोमिनेट करने लगा टर्सरी सेक्टर, जो कि पहले प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा भैया? आंसर करते चलिए, आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, और अगर आपने ये सारी एमसीक्यू सीरीज विधिवत देख ली है, इसके पहले अगर आपने मैकमिलन समरी सीरीज देखी होगी, तो आपका कॉन्सेप्ट और आपका एमसीक्यू बिल्कुल ठीक तरीके से पूरा हो जाएगा, सही तरीके से तैयार हो जाएगा, पेपर आप एक बार में आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने रेगुलर हैं और अपनी प्रिपरेशन को लेकर कितने ईमानदार हैं। तो एमसीक्यू के थ्रू मैं जो भी आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा किसी भी टॉपिक पर, वो लगभग कंप्लीट एमसीक्यू होगा, तो आपको अलग से कहीं कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, अगर आप ठीक से इस क्लास में जुड़े हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोगों में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है भैया। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, यानी जो एलपीजी रिफॉर्म भी कहलाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद सर्विस सेक्टर भारत में बहुत तेजी से बढ़ा, और वर्तमान समय में भी आपके जीडीपी में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो टर्सरी सेक्टर का ही, सर्विस सेक्टर का ही है, लगभग 55% के आसपास। सबसे कम प्राइमरी सेक्टर और दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर आता है। क्लियर है? तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिफरेंशिएट द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉम द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर? इनमें से कौन सा फीचर है जो डिफरेंशिएट करता है फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर को इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर से? क्लियर है? फॉर्मल सेक्टर इज रेगुलेटेड, इनफॉर्मल सेक्टर अनरेगुलेटेड। जो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो रेगुलेटेड होता है, जबकि इनफॉर्मल रेगुलेटेड नहीं होता है। फॉर्मल सेक्टर्स इंक्लूड बैंक, एनबीएफसीज, फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, जबकि इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में मनी लेंडर्स हो गए, चिट फंड होर्स है, ये सारे आते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इज चीपर, इनफॉर्मल इज कॉस्टली। जो फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट है ये चीपर है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कॉस्टली आपको लोन प्रोवाइड करता है। डी करा ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर पर सवाल ये बना हुआ है, ये आपको अपने मॉड्यूल बी में देखने को, मॉड्यूल ए की यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? मैं फिर से आपको बता दूं, माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए बिल्कुल डरे आराम से आंसर करिए, लेकिन तब भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आंसर्स गलत आपके ना हो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? इतना चले आगे की ओर बढ़े, इसके आंसर की तरफ बढ़े भैया। फॉर्मल सेक्टर, बिल्कुल फॉर्मल सेक्टर होता ही वो सेक्टर है जो किसी एक्ट से रेगुलेट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल जहां पर होता है तो फॉर्मल सेक्टर रेगुलेटेड होता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं देखा जाता है। फॉर्मल सेक्टर चूंकि रेगुलेटेड होता है, एक्ट के माध्यम से, सरकार के डायरेक्शन से, दिशा निर्देशों से ये रेगुलेट होता है, इसमें बैंक्स और एनबीएफसीज आते हैं। दुरुस्त आंसर इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में आपके मनी लेंडर्स हैं, चिट फंड हैं, साहूकार हैं, महाजन हैं, ये सारे आते हैं। ये सोशल स्ट्रक्चर पर डेवलप होता है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट आपको सस्ती मिलती है, इनफॉर्मल में कॉस्टली मिलती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा साहूकार, महाजन, ये सब बहुत ज्यादा ब्याज जो है चार्ज करते हैं, इसलिए वहां पर धन कॉस्टली हो जाता है, पैसा लेना कॉस्टली हो जाता है, लेकिन आसानी से मिल जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में। भारत में अभी भी एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का है, इसलिए सारे स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर डी आंसर आप सभी में से जिन्होंने भी दिया बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट क्वाटनरी सर्विस इन इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट? क्लियर है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो रिप्रेजेंट करती है क्वाटनरी सर्विस को। जब हम इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में देखते हैं तो क्वाटनरी सर्विस कौन सा है? बिजनेस प्रोसेस जो है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ आता है क्या? कुल मिला के आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्वाटनरी सेक्टर में इनमें से कौन सा आता है? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम बीपीओ कहते हैं, या बिजनेस कॉलेजेस जो है गुड़गांव के अंदर, या हॉस्पिटल्स जो है हैदराबाद के अंदर, या एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, क्या है? तो इसमें जो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा है आयरन ओर का, तो इनमें से कौन सा भैया जो क्वाटनरी सेक्टर में आएगा? केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है केवल दूसरा और चौथा, और ऑप्शन सी कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा, डी कह रहा है कि सारे के सारे, ऑल फोर। क्लियर है? जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। आंसर करते चले भैया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वाटनरी सेक्टर, जिसको हम नॉलेज सेक्टर कहते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज सेक्टर कहते हैं। असल में क्या था बाबू, सर्विस सेक्टर्स में से ऐसे सर्विसेज को अलग एक सेक्टर में रखा गया। सर्विस सेक्टर का ही एक्सटेंशन है, अलग कोई सेक्टर बेसिकली नहीं है, सर्विस सेक्टर का एक्सटेंशन है, क्वाटनरी क्वाइनरी दोनों के दोनों। लेकिन जो चतुर्थ क्षेत्र यानी जो क्वाटनरी सेक्टर है उसको हम नॉलेज सेक्टर के नाम से जानते हैं, यानी ऐसी सेवाएं जो बेसिकली ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है, वो सारे आपके इस क्वाटनरी सेक्टर में रखा जाता है। तो कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? नॉलेज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो आपका बीपीओ है या
कॉलेजेस है या हॉस्पिटल्स जो है हैदराबाद के अंदर, ये सब आपके क्वाटनरी सेक्टर्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनमें 1 2 3 आपका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है भैया। अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो हॉस्पिटल्स को हम वैसे क्वाटनरी सेक्टर में ना रखें, सामान्य सर्विस सेक्टर में रखा जा सकता है। लेकिन अब यहां पर अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ऐसा केवल 1 और 2 का कोई ऑप्शन है नहीं, और 1 और 2 इसमें सही आ रहे हैं, इसलिए अगर हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपका आंसर 1 2 3 बनेगा। वैसे हॉस्पिटल्स को हम इसमें रख सकते हैं जो प्लेन सर्विस सेक्टर है, या जो सर्विस सेक्टर पहले हमारा हुआ करता था। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप लोगों में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा द डिफरेंस बिटवीन क्वाइनरी एंड क्वाटनरी सेक्टर कैन बी बेस्ट समराइज्ड एज। डिफरेंस आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो डिफरेंस बता रहा है ठीक तरीके से, क्वाइनरी सेक्टर यानी पंचक क्षेत्र और क्वाटनरी सेक्टर के अंतर्गत। क्लियर है? तो क्वाटनरी में रिसर्च एंड नॉलेज आता है, जबकि क्वाइनरी में डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप आता है। क्वाटनरी में एग्रीकल्चर आता है, जबकि क्वाइनरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है। क्वाटनरी सेक्टर में सर्विसेज है, जबकि क्वाइनरी में रॉ मटेरियल्स है। ऑप्शन डी कह रहा है कि क्वाटनरी में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आती हैं, जबकि क्वाइनरी सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आती हैं। इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से कौन सा है बाबू जो ठीक तरीके से दुरुस्त तरीके से डिफरेंस बता रहा है क्वाटनरी सेक्टर में और क्वाइनरी सेक्टर में? क्लियर है? अभी पीछे आपसे चर्चा किया गया चतुर्थक क्षेत्र यानी जो क्वाटनरी सेक्टर होता है ये इसको हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, जबकि क्वाइनरी सेक्टर क्या है? ये जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं जो डिसीजंस लेती हैं, क्लियर है, वो सारी के सारे आपके अंतर्गत इसके क्वाइनरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे जो भी, जैसे अगर आप किसी ऑफिस में सीईओ देखें या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखें तो ये क्वाइनरी सेक्टर का हिस्सा होते हैं। नीति आयोग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाती है? क्वाइनरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाती है। अब आप लोग बाबू एक चीज और देख लें कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर क्वाटनरी सेक्टर का हिस्सा नहीं होता, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, तो ये तो आंसर आपका बन नहीं सकता। क्लियर है? दूसरा है क्वाटनरी में सर्विस आ रहा है और क्वाइनरी में रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं। क्वाइनरी में रॉ मटेरियल्स नहीं आते, रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्वाटनरी में लेबर इंटेंसिव फील्ड आ रही है, जबकि क्वाइनरी में कैपिटल इंटेंसिव होता है। क्वाटनरी में लेबर इंटेंसिव नहीं होता, लेबर इंटेंसिव प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है, लेकिन क्वाटनरी में नहीं होता ऐसा। तो 3 ऑप्शंस आपको वैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर पूरी बात ना भी पता हो तो कम से कम एक एक ऑप्शन से हम ये जो बाकी के बचे हुए चीजें उनको हम चेक कर सकते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भैया? ए। आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सा है भैया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है या बता पा रहा है? ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है। इसमें रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। जॉब सिक्योरिटी विद फिक्स्ड वेजेस, इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, वेजेस भी फिक्स्ड होते हैं। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल जॉब्स, इसमें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होता है और जॉब्स भी सीजनल होती हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इसमें मिलता है। कौन सा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहा है? इसमें से कौन सा ऐसे स्टेटमेंट? ऑप्शन ए कह रहा है केवल पहला दूसरा, ऑप्शन बी कह रहा है केवल पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी कह रहा है केवल सेकंड और थर्ड, और ऑप्शन डी कह रहा है कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहा है। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या होगा सही आंसर? आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, जो एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जहां पर जॉब सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, फिक्स वेजेस हैं, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, जहां पर आपको पेड लीव जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि ये सारी सुविधाएं आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे आपके बैंक्स हो गए, जो भी कार्यालय है वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे मजदूर तबके के लोग हो गए जो रेडी वगैरह लगाते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को करेक्टली जो है आइडेंटिफाई कर पा रहा है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जॉब सिक्योरिटी होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, बल्कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, और सीजनल जॉब नहीं होती बल्कि परमानेंट जॉब्स होती हैं यहाँ पर ज्यादातर मामलों में। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पहला दूसरा और चौथा है। पहला दूसरा चौथा कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी ऑप्शन बन रहा है। तो आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्ट? तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहां पर डिफरेंशिएशन किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है इसको, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस मामले में। ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज मोर पीपल इन इंडिया देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, मतलब ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वहां पर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तुलना में।
ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स आर नॉट कवर्ड बाय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। बी कह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से कवर नहीं होते हैं। सी कह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इज डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू जीडीपी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंप्लॉयमेंट तो डोमिनेट करता है, मतलब इंप्लॉयमेंट वहां पर ज्यादा है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन उसका जीडीपी में कम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग तो ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम है। डी कह रहा ऑर्गेनाइज सेक्टर इज डोमिनेंट इन बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में डोमिनेट करता है, एम्प्लॉयमेंट में भी और जीडीपी कंट्रीब्यूशन में भी। क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? आंसर करिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम सही तरीके से कैलकुलेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है ना। मैंने आपको क्लू दे दिया है, आंसर करते चलिए। बढ़े आगे, चलिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर इंप्लॉयज मोर पीपल इन इंडिया देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी इंप्लॉयमेंट ज्यादा है, मतलब इंप्लॉयड लोग वहां पर ज्यादा हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर आर नॉट कवर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से कवर्ड होते हैं, वहां पर पीएफ, पीपीएफ, पेंशन जैसी सुविधाएं होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, मतलब या उतना नहीं है, कम है जितना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए दुरुस्त आंसर होगा। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अजर्शन और रीजन पर है, कथन और कारण पर है। इत्मीनान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। एक कथन है और एक कारण है। इसको मैं पहले समझा देता हूं कैसे इसका क्वेश्चन किया जाता है। पहले आपको कथन देखना होता है, और कारण का मतलब यह है कि क्या इस कारण की वजह से यह कथन है, आपको यह बताना होता है। तो कथन क्या कह रहा है? द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बिगिन to affect India from early 2008 through a withdrawal of capital from India's financial market। 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वो 2008 की शुरुआत में भारत में भी देखने को मिली। और ये कैसे देखने को मिली? जब इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट से विड्रॉल होना शुरू हुआ। तो एक तो ये कथन हो गया। इसका कारण क्या था? बाय वर्च्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन द मोमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस हिट द रियल इकोनॉमी एंड बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, इट वाज रैपिडली ट्रांसमिटेड टू मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। इसलिए हुआ, इसका कारण यह है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, चूंकि ग्लोबलाइजेशन है, हम बाकी देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस का मोमेंट था वो बहुत तेजी से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन गई, और ये बहुत तेजी से ट्रांसमिट हुई बाकी सारी इकोनॉमी में, हमारे यहां पर भी ट्रांसमिट हुई, जिसके कारण हमारे यहां से विड्रॉल होना शुरू हो गया। तो ये कथन और ये कारण है, आपको बताना है। एक कह रहा है कि अजर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं, और जो रीजन है यानी जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का, अजर्शन का। बी कह रहा है बोथ अजर्शन और रीजन दोनों सही तो है, लेकिन जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। जबकि सी कह रहा है अजर्शन तो सही है लेकिन रीजन यानी आर गलत है। डी कह रहा है कि अजर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्लियर है? इतना विधिवत आपको बता दिया गया, उम्मीद है कि इस पर आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या होगा सही आंसर भैया? बढ़े? क्लियर है? तो कथन तो बिल्कुल सही है, यानी अजर्सन तो बिल्कुल सही है, और इसलिए विड्रॉल होना शुरू हुआ क्योंकि हमारे यहां भी वो फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रांसमिट हुई, ट्रांसफर हुई, और ये डर हुआ कि यहां का भी मार्केट क्रैश कर सकता है, उससे पहले हम अपना पैसा विड्रॉल कर लें। तो कारण भी आपका सही, यानी अजर्सन और रीजन दोनों सही है, और रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है अजर्सन को, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज डैश फोकसेस ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डैश में आपको फिल करना है कि आपको ये बताना है ये इनमें से कौन सा है जो फोकस करता है कि प्रेजेंट की जो नीड है, जो प्रेजेंट की नीड है वो भी पूरी हो, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो अपनी नीड पूरी करने की एबिलिटी वो कंप्रोमाइज ना हो। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? स्कार्सिटी, दुर्लभता, या चॉइस, या इक्विटी, या सस्टेनेबिलिटी। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इस तरीके से हो ताकि हम वर्तमान आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही पाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंप्रोमाइज ना करना पड़े। ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड द स्टार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस डैश शेयर डिक्रीज व्हाइल द शेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस इंक्रीज। आपको ये बताना भैया कि इनमें से कौन सा है
क्लियर है? जो फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड स्टार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, जब हम इंडिपेंडेंस को फॉलो करते हैं और जब हमने प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया तो इसका शेयर डिक्रीज हुआ, इसका शेयर कम हुआ, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का शेयर इंक्रीज हुआ। तो आपको ये बताना है कि जब हम प्लानिंग प्रोसेस में आगे बढ़े तो इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसका शेयर कम हुआ जबकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बढ़ा। तो यहां पर क्लियरली लिखा है सर्विस सेक्टर बढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो ए और सी तो आपका आंसर बन ही नहीं सकता है। और किसका और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग यानी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्टिसिपेशन जीडीपी में धीरे धीरे कम होने लगा और इस समय 15% से लेकर 17% के बीच में ही पार्टिसिपेट करता है। सबसे कम पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का ही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन आपके साथ आज के लिए थे। मैं आपके साथ रेगुलर 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। यूनिट वाइज हमारी बातचीत हो रही है, मॉड्यूल वाइज हम चर्चा कर रहे हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए आज लास्ट डेट है। आप में से जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आज एक आखिरी दिन है भैया, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अपना रजिस्ट्रेशन आप जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर? और अपनी तैयारी शुरू करिए। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से बैचेस हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। महापैक्स आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, सबसे बेहतरीन बैच है महापैक। इसमें आपको सारे रनिंग, सारे अपकमिंग सबका एक्सेस मिलता है। 3 वैलिडिटी में आपको ये मिल रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी में आपको ये बैचेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनके अलावा जीआईबी और सीआईबी का कंबाइंड महापैक भी है। क्लियर है? कंबाइंड महापैक में आपको जीआईबी के महापैक की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, सीआईबी के महापैक की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। सीआईबी का इलेक्टिव पेपर भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसको आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है, 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में। इनके अलावा जो नए बैचेस हैं उनमें हमारा ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच आ चुका है। जीआईबी का फाउंडेशन बैच है भैया। इसके अलावा जीआईबी एमसीक्यू बैच है। अब जो ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच है, एमसीक्यू बैच है, इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपकी सारी चीजें कवर करेंगे। जो जीआईबी का एमसीक्यू बैच है इसमें आपको फाउंडेशन बैच की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही। तो अगर आप ये बैच परचेज करते हैं एमसीक्यू बैच, तो इसमें आपको फाउंडेशन बैच की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यू बैच सारी की सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। यानी एक ही बैच में 2 बैच आपको मिल रहा है, जिसमें फाउंडेशन बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री है। केवल फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो बिल्कुल नया बैच है फाउंडेशन 2.0, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप में से किसी का कोई एक सब्जेक्ट ही रुका है, सिंगल सब्जेक्ट आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो चारों के चारों सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के साथ में इस टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार बना रहता हूं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी इसी क्लास में अगले मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए एमसीक्यू के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।